हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के इस वीडियो में अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है फाइनली पूरा रिवाइज करेंगे, ताकि यहाँ तक जो भी सब कुछ पढ़ा है हमने एक बार क्विक रिवीजन हो जाए और फिर हम आगे बढ़ें। तो अभी तक हमने एलजेब्रा से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सेट्स, फंक्शंस, रिलेशंस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पीएनसी। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो आज का लेक्चर इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एंड रिजर्व्ड फॉर योर रिवीजन। तो आज पहले हम पूरा यहाँ तक का जितना भी पढ़ा है उसे कंप्लीट करेंगे और फिर वापस हमारी कहानी रिज्यूम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, जो अभी तक हमने पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड, और उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक। आप क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम उसे साथ में डिस्कस करेंगे। सो पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया। अब इसका सोल्यूशन हम साथ में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है। देखो, अब इस क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें मिक्सड हैं: डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, लिमिट्स, एंड रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट f-x वो लिखा हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन भी। तो 4 कंसेप्ट्स एक साथ मर्ज होकर पूछे जा रहे हैं। चलिए दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले f-x चाहिए, तो मुझे f(x) एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ से f(x) सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? आई होप हम कर सकते हैं। चलिए, तो हम अगर f(x) सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि सर एक्सपांशन ही सबसे अच्छा तरीका है। आई थिंक कुछ कॉमन वॉमन लेने से बात ज़्यादा बननी नहीं है, सिंप्लीफाई होनी नहीं है, और बात वहीं जाके बात वही बैठनी है। तो इसको हम एक काम करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। आई रो 1 के अलॉन्ग में एक्सपांड कर रहा हूँ। रो 1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपांड करेंगे तो f(x) क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए। रो 1 के अलॉन्ग जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांशन में चीज़ें कुछ तो मुझे दिखेंगी। अब कैसी होंगी ध्यान से समझिए। पहले क्या जाएगा? cos x एज इट इज़, और फिर क्या हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्लास? हम मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2x²। तो x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट किया तो -x², तो ये हो जाएगा -x², राइट। फिर हम लेंगे रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो दिस विल बी -x। अब -x के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। -x के साथ आएगा 2 sin x माइनस 2x tan x, एंड आई थिंक इसको ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो मैं इसको ऐसा कैसे लिख ले रहा हूँ? ये है 2 sin x, और फिर क्या दिख रहा है मुझे? 2 sin x के बाद -2x tan x, तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ -2x tan x। आई थिंक चीज़ें यहाँ तक तो मुझे बहुत हद तक सिंप्लीफाइड नहीं दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस प्लस, तो 1 जो आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई ही होना है। 1 के लिए क्या बचेगा क्लास? 2 sin x है ना, मतलब x 2x sin x, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x sin x। आई होप आप सभी को ये दिख रहा है और समझ आ रहा है। और बच क्या रहा है? बच रहा है x² tan x, वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा -x² tan x। आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें मुझे ऐसी कुछ दिख रही हैं, और कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ कोई खास चीज़ नहीं दिख रही है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, x² को ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ ताकि हम पूरी स्टेप लिखना अवॉइड कर दें, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा -x², है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -x², राइट। और ये हमारा क्या फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ? यही f(x). अच्छा सर, एक और चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आप x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो चीज़ें शायद सॉल्व हो जाएं। तो जैसे ही x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पहले तो ये हो जाएगा -x, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x², राइट। और जैसे ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x 2 sin x। आई होप आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। और ये ब्रैकेट अब मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, ये दिख रहा है 2x² tan x, और ये दिख रहा है x² tan x। तो आई थिंक मैं कुछ तो कर सकता हूँ। देखो, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गया है, क्योंकि देखो ये है 2x sin x और ये है -2x sin x। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये 2x sin x से ये जो 2x sin x है, इससे हमारा ये -2x sin x कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप जान पा रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन इजीली हो रहा है ना। और एक और चीज़ बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट हुआ तो सिर्फ x² बचेगा, तो मैं इस फाइनल x² को यहाँ लिख देता हूँ, तो बचेगा x² tan x, है ना। उस x² tan x को मैं फाइनली यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी x² tan x। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपके लिए बहुत सॉर्टेड है और चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हैं, राइट। या तो आप चाहो तो x² कॉमन ले लो, आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एनीवे आपको करना तो उतना ही है। तो मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, है ना। x² जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा क्लास? tan x माइनस cos x। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, x² कॉमन लेकर tan x माइनस cos x। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास। तो फाइनली जब आपने x² कॉमन लिया तो ये बच जा रहा है tan x माइनस cos x।
सो दिस इज हाउ योर एफ ऑफ एक्स विल लुक लाइक फाइनली, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो एक्सपांशन है वो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है। पर मुझे तो सर एफ डैश एक्स की ज़रूरत है, मुझे एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं एफ डैश एक्स नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एफ डैश एक्स के आने वाला है वो सुनिएगा सर। एफ डैश एक्स में हम ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल यानी क्या सर, अल की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ रखेंगे और 10x माइनस कॉस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये बीच में माइनस है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स हमारा पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। आई होप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आई कीप सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूँगा। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 2x, और आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे जो कि कितना था, जो कि था 10x माइनस कॉस एक्स। तो आप इसे ऐसा कैसे रख दीजिए और आप यहाँ लिख देंगे क्या, आप लिख देंगे 10x माइनस कॉस एक्स। आई होप आपको एफ डैश एक्स समझ आया हमने कैसे वर्कआउट किया फाइनली। अब अगर एफ डैश एक्स मुझे समझ आ रहा है तो मुझे ये दिख रहा है सर कि मुझे लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन एक्स निकालना है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करना है। तो मैं पहले एफ डैश एक्स अपॉन एक्स ही निकाल लेता हूँ। क्या मैं एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, जो एफ डैश एक्स अपॉन एक्स है उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सर पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर दो, और जैसे ही पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड किया तो सर एक्स स्क्वायर का ये जो है स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से 2x का ये 2 हट जाएगा, मतलब x हट जाएगा तो ये 2 बचेगा। यानी अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, वो बच रहा है ये x, और यहाँ पे बच रहा है सिर्फ ये 2। आई होप आपको चीज़ें बहुत इजीली अच्छे से समझ आ रही हैं। अब फाइनली हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, अब हमसे फाइनली पूछा जा रहा है लिमिट x अप्रोच 0, तो x 0 को अप्रोच करे तो क्या होगा। आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा लेंदी शायद आपको लग सकता है, आपको ये सोच के कि सर पहले डिफरेंशिएशन, मतलब पहले डिटर्मिनेंट के बाद उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसको x से डिवाइड करना है और फिर उसमें लिमिट रखनी है। तो देख के घबराना मत, आसान सा क्वेश्चन है क्लास, बहुत ईजिली वर्कआउट हो सकता है ना। अब मैं फाइनली इसमें क्या लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ क्लास, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस 0। तो x जब 0 को अप्रोच करेगा किस पर, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ये फाइनल निकालते हैं। देखो मुझे एक चीज़ तो बड़ी आसान सी दिख रही है कि सर आप समझो बात को, ये है 0, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ये है सेक्स 0 और ये है साइन 0। साइन 0 हो जाता है 1, मतलब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, साइन 0 हो जाता है 1, सॉरी साइन 0 0 होता है, सेक्स 0 हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस 0 का रेसिप्रोकल है, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 0 0, तो ये पूरा गया। सर टेन 0 भी 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस 1 इंटू 2 इज गोइंग टू बी -2। सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो होगा -2। क्या आपको ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ, और इस बेसिस पे फाइनली जो ऑप्शन आप मार्क करेंगे दैट शुड बी योर ऑप्शन डी। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सिंपल सा था, एंड आई होप इसको लेके आपको पूरी क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। चलिए अगर यहाँ तक समझ आया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, आप पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम साथ में इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश की। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। वो बोल रहे हैं बिटवीन टू नंबर्स जिनका सम है ना, तो दो नंबर्स हैं जिनका सम है 2 and 1/6, मतलब मान लेते हैं दो नंबर है x और y, है ना, और x और y के बीच में हमने कुछ इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए। इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, बट ऐसा कुछ कि मान लो सर एक अरिथमेटिक मीन था a1, फिर अगला रहा होगा a2, ऐसे करते 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 उसने an में लिखना अवॉइड करूँगा, मैं लिखूँगा इवन नंबर। तो इवन नंबर डिनोट करने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ a2n। क्या आपको समझ आ रहा है? तो x और y के बीच इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी 2 4 6 8 ऐसा कोई नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स उन्होंने इंसर्ट किए, है ना। बाय द वे एक और बात कही गई कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है, यानी x और y का जो सम है, ये दोनों नंबर्स जो हैं जिनका सम है 2n 1/6, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकता हूँ 6 × 2 12, 12 + 1 13, सो हो जाएगा 13/6। तो दो नंबर्स जिनका सम 13/6 है उनके बीच इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए, ठीक है सर। अब वो क्या करे, इफ़ द सम ऑफ दीज मीन्स, यानी जो मीन्स है सर, मीन्स कौन सर, ये मतलब कौन से मीन, a1 a2 से लेके an, ये जो सारे मीन्स हैं, इन सारे मीन्स का जो सम है वो सम सर एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। मतलब वो क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ दीज मीन्स, इन सारे मीन्स का जो सम है एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब किन से, उन नंबर से
जो हमारे एक्स और वाई हैं उनसे यूनिटी से ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ मीन्स आर, मतलब वो पूछ रहा है कि आपने कितने मीन्स इंसर्ट किए हैं ये आपको बताना है। बट उससे पहले ये लाइन फिर से सुन लीजिए। ये लाइन का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है और इसी को क्रैक करना ट्रिकी पार्ट है। सुनिएगा वो क्या कह रहा है, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। अब सुनिएगा, इफ द सम ऑफ दीज मीन्स, तो इन मीन्स का सम जो है वो उनके नंबर्स के सम से, नंबर्स के सम मतलब क्या, इन दोनों के सम से, यानी इन दोनों का सम क्या है 13/6, उस सम से एक यूनिट से, यूनिटी से एक्सीड करता है, मतलब एक नंबर से एक्सीड करता है। आई होप ये लाइन समझ आ रही है। वो क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मेरे को करेक्शन करना है, यहाँ पे उन नंबर्स का सम नहीं करना है, जो उनका नंबर है उससे एक ज़्यादा है। आई एम रियली सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स। वो ये कह रहा है, ये जो सारे हमारे अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया, ऑब्वियसली ये 2n तक जा रहे हैं, इन सारे अरिथमेटिक मीन का जो सम है वो जो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक हमारे अकॉर्डिंग कितने 2n है, तो उससे एक ज़्यादा है। मतलब जितने भी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं उससे एक ज़्यादा इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम है। तो आपको 3 बातें दी गई हैं क्लास, x और y दो नंबर्स हैं जिनका सम है ये, उनके बीच में कुछ इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए, और ये कुछ सारे आपके अरिथमेटिक मीन्स हैं। एक और खास बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है क्लास, कि इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम नंबर ऑफ जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए उनसे एक ज़्यादा है। एक और खास बात मैं आपको याद दिला दूं, क्या आपको याद है हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि अगर कुछ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ऑब्वियसली आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, मतलब क्या, अभी पूरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ये पूरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या आपको ये पता है कि हमने ये सीखा है स्टूडेंट्स कि x और y का सम, a1 और a2n का सम, a2 और a2n-1 का सम, ये सारे सम्स इक्वल होंगे। क्या आपको ये बात याद है? और अगर मैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहूँ तो बस ये प्रॉपर्टी और ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन लगा के आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि इतनी हिंट के बेसिस पे एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ से खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपने खुद से ट्राई किया। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। मुझे जो दिख रहा है वो ये कि मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो वो वाला नॉलेज है, कौन सा नॉलेज क्लास, कि जो x और y का जो सम है, x और y का जो सम है स्टूडेंट्स, सर मेरे ख्याल से ये जो सम है ये इन सब नंबर्स के सम के एवरेज के, मतलब इन सब के सम के इक्वल होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ सर कि a1 + a2n। अब सुनना, उस सम को मैं एवरेज में कन्वर्ट करूँगा। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो x और y का सम है, ये x और y का सम किसके इक्वल होगा सर? सर ये a1 और an, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्लस a2 और ये अगेन a2n होगा स्टूडेंट्स, ये a2 और a2n-1। ऐसे जो पेयर वाइज सारे नंबर्स हैं इनका जो भी सम आएगा, अच्छा बाय द वे कितने पेयर्स बनेंगे स्टूडेंट? ये टोटल सर 2n, मतलब 2n नंबर्स हैं तो टोटल n पेयर्स बनेंगे। तो अगर इन सारे पेयर्स को मैं n से डिवाइड कर दूं तो ये इतना सम बनेगा। क्या आपको समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो इस लाइन में और इस लाइन में आपको काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी, आपको रीज़न क्लियर हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपने एक अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं 2n, तो हमको पता है कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट टर्म है उसका सम, जो सेकेंड है और जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसका सम, जो थर्ड टर्म है और जो थर्ड लास्ट टर्म है उसका सम, इन सब का सम इक्वल होता है। आई होप आपको ये बात पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी टर्म्स का सम किया और ये सम इक्वल है, और ये सारे इक्वल सम्स को अगर मैं टोटल पेयर से डिवाइड कर दूं तो वही तो इसके इक्वल है। मैं कहने को ये भी कह सकता था कि x + 5 विल बी इक्वल टू a1 + a2n और x + 5 विल बी इक्वल टू a2 + a2n-1। पर अगर मैंने सबका सम कर दिया तो पेयर वाइज इन सबका जो सम है वो कितना होगा, वो n टाइम्स इस x + y के सम के इक्वल होगा, क्योंकि आपने n पेयर्स ऐड किए। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इन सबके सम को अगर मैं n से डिवाइड करूँ तो x + y के इक्वल होगा। आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। और अगर ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है तो ये बात और आसानी से समझ आएगी कि सर मैं n को अगर इधर लाऊं तो x + y दिख रहा है, x + y की वैल्यू है 13/6। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखने जा रहा हूँ क्लास? मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। x + y की वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूँ 13/6, और जो उस तरफ डिनोमिनेटर में n था, x + y की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, x + y की वैल्यू हमने 13/6 रिप्लेस की, और ये जो n था वो इधर लेकर आया, तो ये हो जाएगा 13n/6। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है a1 + a2 + a3 + a4 a5 से लेके a2n तक का सम, और ये सारा सम स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? ये सारा सम सर 2n + 1 के इक्वल है। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि ये जो सारा सम है ये 2n + 1 के इक्वल है। तो आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। मैं हमेशा से आपको ये बात सिखाते आ रहा हूँ कि IIT JEE मेंस और एडवांस बहुत टफ एग्जाम नहीं है।
ये एग्ज़ाम है फाउंडेशन की, ये एग्ज़ाम है आपके बेसिक्स चेक करने की, ये एग्ज़ाम है आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को एसेस करने की कि आपको कितनी बारीकी में चीज़ें पता हैं। तो अगर आपको डिटेल्स में चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट अप्लाई होने थे बस। कौन कौन से? पहला तो ये वाला नॉलेज कि इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनका सम हमेशा इक्वल होता है। दूसरा नॉलेज कि अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, ऑब्वियसली तो जस्टिफाइड बात है। तीसरा सम कि ये वाला लॉजिक, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्रैकेबल होना चाहिए। लैंग्वेज अगर आप क्रैक कर लेते हो आसानी से लिख पाएंगे। और फाइनली बस इस बात को हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया। आई थिंक अब चीज़ें मैं इनकी निकाल लूँगा। अब मैं अगर इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या आ रही है जल्दी से देखो। मैं 6 को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 13n। अगर 6 उधर मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 12n + 6। अब अगर 12 इधर आता है तो n की वैल्यू 6 आती है। अगर कोई भी शख्स इसमें से ये सोच रहा है कि आंसर 6 है तो आप गलत हैं, क्योंकि याद करो स्टूडेंट्स, आंसर 6 नहीं होगा। आंसर क्या होगा सोच के देखो। नंबर ऑफ टर्म्स आपने n इंसर्ट नहीं की थी, जो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए थे वो थे 8 2n। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो आपने 2n यानी 6 × 2 12 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। क्या आपको ये सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप ये भी एक बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जिसे बहुत इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। चलिए अगर यहाँ तक समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्लास, ये हमारे सेट्स का एक क्वेश्चन है, तो ज़रा ट्राई करिए। बट बिफोर यू ट्राई बस मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला ऐसा है, इसे नोट डाउन करिएगा प्लीज़। ये फॉर्मूला ऐसा है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स में 3 सेट्स के यूनियन में देखूँ, मतलब A यूनियन B यूनियन C, तो अगर 3 सेट्स का मैं यूनियन देखूँ, उनके नंबर ऑफ टर्म्स देखूँ, तो वो इक्वल होती है नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट B प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट C माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A, आप कुछ भी कह लें वो एक ही बात है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर ये प्रॉपर्टी आप याद रखते हैं, आई होप आपने इसे नोट डाउन किया। अब जैसे ही अगर आप ये प्रॉपर्टी याद रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन बेशक सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन ये ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और खुद से ट्राई करने की कोशिश की। हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, हम साथ में ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकन इन एग्जामिनेशन, सो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 50 हैं। तो कहना है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम की है। ये बड़े काम की क्यों है? क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम क्लास? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं? 50। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सर टोटल होंगे 50। आई होप आपको ये डेटा समझ आया। आगे क्या बोलता है वो, 37 पास्ड इन मैथ्स, 24 इन फिजिक्स एंड 43 इन केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स को पास किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ्स वर 37। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फिजिक्स, जिन्होंने फिजिक्स को पास किया वो कितने थे भाई? वो ऑब्वियसली सर कितने थे? 24। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री क्लियर किया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर केमिस्ट्री, वो थे भाई क्लियरली 43। आई होप आपको ये डेटा समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन वो लिख रहे हैं। वो लाइन क्या लिखते हैं सर? एटमोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 लोगों ने मैथ्स पास किया। ठीक है सर, एटमोस्ट सॉरी मैथ्स एंड फिजिक्स, तो एटमोस्ट 19 पास्ड मैथ्स एंड फिजिक्स। अब एटमोस्ट का क्या मतलब है वो सुनना। इस लाइन का मतलब है कि सर मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन जो है, एटमोस्ट का मतलब क्या कि सर ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों ने पास किया, मतलब इससे कम ही होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे 19। तो मैथ्स एंड फिजिक्स पास करने वाले स्टूडेंट्स थे 19। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स पास किया वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 होंगे या 19 से कम ही होंगे। बट वर्स्ट केस में अगर बेस्ट केस निकला तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 होंगे, 19 के बियॉन्ड नहीं होंगे, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगली बात फिर वो क्या कह रहे हैं, एटमोस्ट 29 पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर मैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री का डेटा निकालूं सर, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो हैं 29। मतलब वो 29 होंगे या 29 से कम ही होंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा 29 ही हो सकते हैं। एक और ख़ास बात क्लास कि मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स पास्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप बात कर रहे हैं सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सर मैक्सिमम है 20, है ना। तो वो मैक्सिमम है 20।
क्या ये पूरा डेटा आपको समझ आया? आई होप ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है वो सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात वो पूछ रहा है। वो आपको पूछता है द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन। आप यकीन करिए ऑल 3 एग्जामिनेशन मतलब क्या? वो आपसे पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड मैथ्स, हु क्लियर्ड फिजिक्स एंड हु क्लियर्ड केमिस्ट्री। ये तीनों एग्जाम को पास करने वाला लार्जेस्ट नंबर ऑफ पूल, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्ज़ाम पास कर सकते थे, कितना बड़ा नंबर जो है वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकता था, आपसे वो पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही डेटा आप वहाँ रख दीजिए, उस फॉर्मूले में आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप सोचो जब आप इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि समझो आप सेट थ्योरी में अगर चीज़ें इमेजिन करना चाहो तो सेट थ्योरी में चीज़ें कैसे इमेजिन होती हैं, ध्यान से देखो। सेट थ्योरी में चीज़ें कुछ ऐसी होती है, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊँ तो हमारे पास 3 एग्जाम्स है, कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। अब समझो बात को, अगर आपको ये जोन मैक्सिमाइज़ करना है, अगर ये जोन मैक्सिमाइज़ करना है तो आप इसे भी मैक्सिमाइज रख दीजिए, इसे भी मैक्सिमाइज्ड ही रख दीजिए और इसे भी मैक्सिमाइज रख दीजिए। जब आप इन तीनों को मैक्सिमाइज़ करोगे तो इन तीनों का इंटरसेक्शन तो मैक्सिमाइज हो ही जाएगा ना। क्या आपको ये लाइन क्लियर हो रही है? सो बड़ा सिंपल सा फंडा हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो कितने भाई? वो टोटल हैं सर 50। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थे सर 50। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये डेटा, बहुत ध्यान से सुनेगा। सर मैथ्स वाले कितने थे? सिर्फ मैथ्स वाले कितने थे भाई? सर 37, 24 और 43। तो यहाँ पे कितने होंगे? 37 मैथ्स, 24 फिजिक्स एंड 43 केमिस्ट्री, या शायद कुछ बदल भी जाए बट नंबर ओवरऑल ये रहेंगे 37, 24 और 43, राइट। अब वो क्या कह रहा है, ये दो वाले 19, 29 और 20, तो हम इनको लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ये कितने हैं? आई एम रियली सॉरी, ये मैं सबट्रैक्ट करूँगा। अब ध्यान से समझो क्लास, जब आप ये हटाओगे, इनका कॉमन वाला पार्ट हटाओगे कि दो लोगों में जो कॉमन है, तो मैं इसको हटाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा। किसकी तरफ बढ़ूंगा? मतलब जब मैं ये वाला जोन कम करूंगा, मतलब जब इनमें से कम करूंगा तो मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा। तो मैं क्या हटा रहा हूँ क्लास? दो चीज़ें, ध्यान से सुनिए। 19, 29 और 20 ये दो लोगों के लिए कॉमन है, तो 19, 29 और 20 हम हटाएंगे। तो ये रखा 19, ये रखा 29 और 29 और 19 के अलावा हमारे पास क्या है? 20। तो ये 20 भी मैं इसमें से हटा रहा हूँ। और फाइनली जो आपको बचेगा वो क्या बचेगा क्लास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ऑल द 3 एग्जाम्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई होप आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। बस अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है एंड आई होप आपके सामने आंसर होगा कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते थे जो तीनों एग्जाम क्लियर कर रहे थे। और उसका मेरा थॉट बड़ा सिंपल सा था कि मैंने इनकी भी तीनों की मैक्सिमम वैल्यू रख दी। जब तीनों की मैक्सिमम, क्योंकि सोचो अगर आपने इनमें ही मिनिमाइज़ कर दिया तो यहाँ तो मिनिमम ही होना है ना, क्योंकि ये बन किससे रहा है? ये इससे और इससे और इससे ही तो बन रहा है। तो इस जोन को मैक्सिमाइज़ किया, तो जब इसे और इसे मैक्सिमाइज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके भी तो बढ़ने के चांस है, क्योंकि ये ज़्यादातर इस पे और इस पे डिपेंड करता है ना। ऑब्वियसली ये इसका और इसका हिस्सा है, बट मैं इसको यहीं बढ़ा रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। तो फाइनली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। आई थिंक सीधे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो फटाफट सोचो, 37 + 24 है ना, तो 30 + 20 50, 7 + 4 11, तो 50 + 11 61, है ना। 61 + 43, ऐसे सोचो, 60 + 40 100, 1 + 3 4, तो हो गया 104, है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है? 104। ध्यान से देखिए 104 तो मुझे दिख ही रहा है। फिर क्या दिख रहा है क्लास? 19 और 29 कितना हो जाएगा क्लास? 39। आई होप आपको दिख रहा है। 39 में 9 ऐड किया, 39 में 9 ऐड किया तो कितना हुआ? 48। आई थिंक सही जा रहे हैं बिल्कुल, हाँ। 48 में 20 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 68। तो आपके पास 68 और बच रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, 104 में से 68 सबट्रैक्ट करता हूँ। तो जैसे ही 104 में से 68 सबट्रैक्ट किया, 68 + 2 70, 70 + 30 10 0 और +4, तो 2 और 4 यानी 6 और 30 का डिफरेंस है। तो आई थिंक 36 का डिफरेंस है। मैं कैसे सोचता हूँ क्लास? मैं 68 में ऐड करता हूँ कुछ नंबर जो मुझे 104 तक पहुँचा दें। तो 104 का 4 अभी हटा दो और 68 में 2 दे दो, तो ये हो गया 70, हो गया 100, तो 30 का तो डिफरेंस है। सर 2 इधर आएगा, 4 उधर आएगा, तो 6 और आएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो ये ओवरऑल जो नंबर बन रहा है 36 बन रहा है। 36 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 50 - 36, और 50 - 36 हमें पता है कितना होता है स्टूडेंट्स? क्लियरली 14। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम, जो अटमोस्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम हो सकते थे वो होते 14, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी।
आई होप आपको इस सोल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फॉर्मूला समझ आया। तो ज़रूर याद रखिएगा कि आपने 2 के लिए तो फॉर्मूला सीखा होगा, 2 सेट के लिए कौन सा फॉर्मूला सीखा होगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, जो हमने सीख रखा है वो कितना होता है? नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। बट जब बात 3 को लेकर आती है तो उसे कैसे सोचना है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। और अगर यहाँ तक समझ आया तो अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है। याद से, ध्यान से याद करिए कि हम कैसे सोचा करते थे और ट्राई करिए, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया और खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है इनइक्वालिटी जो है वो है z-4 का मॉड इज लेस देन z-2 का मॉड। मॉड याद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉड्यूलस जो होता है। कुछ क्लिक ना करे, कुछ भी ना समझ आए तो बेस्ट पार्ट इज z को x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं z को x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे ही ऐसा किया तो क्या होगा, सोच के देखो। ये हो जाएगा x, मैं -4 यहाँ लिख ले रहा हूँ x के साथ और आयोटा y अलग से लिख ले रहा हूँ, है ना। ये है लेस देन, ये किससे लेस देन है स्टूडेंट्स? z-2। z-2 में अगर मैंने x प्लस आयोटा y रिप्लेस किया तो आयोटा y को हम बाद में ही ले लेंगे। x के साथ मैं लिख देता हूँ -2 को और आयोटा y अलग से लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आई। अब आई होप आपको याद होगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, लेट्स से मैं एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले रहा हूँ और ये है, मान लेते हैं a प्लस आयोटा b। तो हमें पता है कि z1 का जो मॉड होता है वो होता है √ओवर a² प्लस b²। यही कहानी हम यहाँ रिपीट करेंगे। हम इसके रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसमें रखेंगे। तो देखिए जल्दी से, अगर इसका मॉड लिया तो इसका रियल पार्ट कितना है क्लास? इसका रियल पार्ट है x-4, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा y²। और इस पूरे का हम क्या लेने वाले हैं? √। और ये लेस देन है किससे? इससे। इसका मॉड कितना होगा क्लास? वही सेम कहानी, √, अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, x-2 का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर। आई होप आपको चीज़ें बहुत आसानी से सिंप्लीफाइड दिख रही हैं। चूँकि हमें पता है कि a1 का अंडर अगर b1 के अंडर से छोटा है तो a1 के अंडर का स्क्वायर b1 के अंडर के स्क्वायर से भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो मुझे दिख रहा है कि अंडर से अंडर कैंसिल। तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास? मुझे दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे दिख रहा है x-4 का स्क्वायर प्लस y²। मुझे दिख रहा है x-4 का स्क्वायर जो है वो y² से छोटा होगा। मतलब x-4 का स्क्वायर प्लस y² किससे छोटा होगा? वो छोटा होगा सर x-2 का स्क्वायर और y² के सम से। वो छोटा होगा x-2 के स्क्वायर और y² के सम से। क्या आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैं कुछ तो कैंसिल कर सकता हूँ? मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? मुझे दोनों तरफ एक पॉजिटिव टर्म दिख रही है, कौन सी? y²। तो इससे कैंसिल किया। बाकी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये होता है x² प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 × 4 8, तो ये हो जाएगा -8x। अगर इधर देखा तो ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -4x। आई होप ये चीज़ें बहुत सिंपल सी, सॉर्टेड सी आपको समझ आ रही हैं। और अगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ सोचूँ तो मुझे एक और चीज़ कैंसिल होती हुई दिख रही है क्लास। आई होप आप भी देख पा रहे हैं कि ये x² इस x² से कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली बच क्या रहा है? ध्यान से देखिए, सोच के देखो क्लास, अब फाइनली क्या निकल के आ रहा है और क्या हो रहा है। ज़रा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि फाइनली ये किस रीजन को डिपिक्ट करता है। ये जो एक्सप्रेशन है वो किस रीजन को डिपिक्ट करता है और आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ से आप मैच करेंगे। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। अब आप अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो मुझे दिखता है कि अगर मैं -4x यहाँ ले आऊँगा या अदर 8x को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 8x उधर जाता है 4x के साथ, तो 8x 4x में ऐड होता है तो होता है 4x। ये 4 इधर आता है तो 16 में से सब्ट्रैक्ट होता है तो ये हो जाता है 12। आई थिंक हमने सही लिखा है, 8x उधर लेके गए तो 4x, 16 - 4 12। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हो जाएगा x > 3। मतलब मुझे समझ आ रहा है x क्या होता है स्टूडेंट्स? x था हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो जो है वो 3 से बड़ा है, वो 3 से बड़ा है। और इस बेसिस पे अगर मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूँ तो मुझे सीधा ऑप्शन सी दिख रहा है। देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आप उनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने चल पड़े तो, लेकिन इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर दें। बस जैसे ही आप x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर देंगे आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एनीवे, जब भी इवेंचुअली आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए दिखें, आप हमेशा z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करिए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स माइट थिंक कि सर कितना अजीब सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यकीन करिए, आसान सी चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक टफ है, क्वेश्चन आसान आएंगे।
सीक्वेंस इन सीरीज टॉपिक आसान है, क्वेश्चन टफ आएंगे, चाहिए ऐसा इंश्योर करेगा। तो अगर ये टॉपिक टफ है तो ऐसा मत सोचना कि इससे टफ ही क्वेश्चन आएंगे। सर अगर टॉपिक टफ है तो ज़रूरी नहीं है वो टफ ही क्वेश्चन दें, उन्हें पता है टॉपिक टफ है तो मॉडरेट क्वेश्चन ही देंगे, वो मॉडरेट ही आपके लिए टफ हो जाएगा। मेरा यकीन करिए टफ टॉपिक कुछ नहीं होता है, टॉपिक बस टफ इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता है। तो अगर आपने ठीक से सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो हम इंश्योर कर रहे हैं कि अब आखिरी के कुछ दिनों में आप पढ़ लें, तो चीज़ें बहुत सिंपल सी रहने वाली हैं। चलिए, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई और कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर इतना क्लियर होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया और इसे समझने की या सॉल्व करने की कोशिश की। नहीं हुआ तो हम साथ में ट्राई करेंगे और समझेंगे। वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। आई होप आपको याद होगा। इस 2x2 के मैट्रिक्स में वो दे रहा है 1 0 1 1। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैं इन सब तक जाऊंगा पर पहले कुछ बातें कर लेते हैं क्लास। पहले कुछ क्या क्या बातें कर लेते हैं। पहले हम याद करते हैं कि हमारा एक 2x2 का ऑर्डर 2 का अगर एक मैट्रिक्स होता था जैसे x, इसमें लिखा हुआ है सर a b c d। तो याद करो स्टूडेंट्स, मैं इसके x का इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो x का इन्वर्स निकालने से पहले मुझे 2-3 चीज़ें निकालनी होती थी। पहले तो हम निकाल लेते थे इसका क्या, माइनर। स्टूडेंट्स याद आ रहा है। फिर हम इसका निकाल लेते थे को फैक्टर। आई होप आपको ये बातें याद आ रही हैं। फिर माइनर और को फैक्टर निकालने के बाद उसका हम क्या कर देते थे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ले लेने से हमको क्या मिल जाता था फाइनली, एडजॉइंट। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है आपको क्या दे देती थी, ये पूरी प्रोसेस कॉल्ड एडजॉइंट है ना। ये आपको इस फैक्टर का, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में हेल्प करती थी। और फिर उस जो ट्रांसपोज को जो फाइनली आता था, जो भी इसका एडजॉइंट आता है स्टूडेंट, जो भी इसका एडजॉइंट आता है, अगर इसके एडजॉइंट को अगर आप इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाता था। क्या आपको ये प्रोसेस याद है? बस यही प्रोसेस पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पर मेरी बात या मानिए, आप यकीन करिए कि जब 2x2 की बात होती है तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। सोचो, ध्यान से समझो। 2x2 में चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं। माइनर क्या होंगे क्लास, बताओ। ए का माइनर क्या होगा सर? ए का माइनर होगा डी। तो मैं यही लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारा मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स? हमारा मैट्रिक्स है एक्स, है ना। और एक्स मैट्रिक्स क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, वो है ए बी सी डी, है ना। और इस मैट्रिक्स में अगर मैं इसका माइनर निकालूँ, है ना, अगर मैं इसका माइनर निकालूँ तो माइनर जो मैट्रिक्स होगा किसका, एक्स का, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनिए। ए का माइनर क्या हो जाएगा, डी। बी का माइनर क्या हो जाएगा, सी। सी का माइनर क्या हो जाएगा, बी। और डी का माइनर क्या हो जाएगा, ए। और अब अगर मैं इसका को फैक्टर निकालना चाहूँ तो को फैक्टर क्या होगा क्लास? अगर मैं एक्स का को फैक्टर निकालना चाहूँ तो एक्स का को फैक्टर स्टूडेंट सोच के बोलिए क्या होगा। को फैक्टर के लिए बस आपको ये कर लेना है, ध्यान से सुनिए। ये आपका एलिमेंट है 1 1। अगर ये 1 1 है मतलब पावर इवन है, 1 + 1, तो -1 की पावर इवन यानी पॉजिटिव। ये आपका एलिमेंट है फर्स्ट रो का, सेकंड एलिमेंट यानी 1 2, 1 + 2 यानी ऑड। अगर पावर ऑड है तो -1 की पावर ऑड यानी नेगेटिव। अगली चीज़, ये आपका एलिमेंट है 2 1, 2 + 1 यानी ऑड, तो -1 की पावर ऑड यानी ये हो जाएगा नेगेटिव। और ये आपका 2 2 एलिमेंट है, 2 + 2 इवन यानी -1 की पावर इवन यानी +1। अब अगर आपके पास को फैक्टर आ गया तो आप एडजॉइंट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर को फैक्टर ऑफ एक्स ये रहा तो एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ एक्स कुछ नहीं होता है क्लास, एडजॉइंट ऑफ एक्स होता है को फैक्टर ऑफ एक्स का क्या, को फैक्टर ऑफ एक्स का ट्रांसपोज। आपको याद होगा इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो मैं क्या इसका ट्रांसपोज वर्कआउट कर सकता हूँ? आई थिंक बहुत इजीली हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं यही लिख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं लिखने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या बनेगा समझिए। आपकी रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम्स रो बन जाएंगे। तो डी सी ऐसा हो जाएगा, कैसा, डी और -c। और -b और a ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा -b और a। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है स्टूडेंट्स? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो a और d इंटरचेंज हो गए, b और c वहीं रखे रहे, बस नेगेटिव साइन आ गए। मतलब 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना आसान है। मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमें a दिया जा रहा है 1 0 1 1, है ना। क्वेश्चन में हमें a दिया जा रहा है क्या, a दिया जा रहा है 1 0 1 1। तो मैं सीधे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाह रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अभी हमने क्या देखा, याद करो। ए और डी इंटरचेंज हो जा रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ए और डी इंटरचेंज हो जा रहे हैं, मतलब ये 1 और ये 1 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमने इंटरचेंज करके लिख दिए ये 1 और ये 1। दूसरी चीज़, इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो 1 के आगे नेगेटिव साइन लगा तो -1, और ये 0 के आगे नेगेटिव साइन लगा मतलब 0। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और चीज़ें आपके लिए स्मूथली चल रही हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
तो दिस इज़ योर एडजॉइंट। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँ सर ए इन्वर्स निकालने में, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए मुझे करना होगा कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। तो सर पहले आप मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ ए निकालना चाहूँ तो मॉड ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा है। मॉड ऑफ ए यानी क्या, 1 इंटू 1 दैट्स 1, माइनस 1 इंटू 0 दैट्स 0। तो मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है 1। यानी फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखना चाहूँ कि ए इन्वर्स क्या होगा, तो ए इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी 1 से डिवाइड करना। तो फाइनली कहना है राइट कि ए इन्वर्स यही होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, यही 1 0 माइनस 1 1 1। तो मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, है ना। तो ए इन्वर्स जो आपका होगा, ए इन्वर्स जो आप फाइनली लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, ध्यान से देखिए 1 0 एन के आधी दो टर्म्स माइनस 1 इन 1, क्योंकि आपने जब इसे 1 से डिवाइड किया तो सारी टर्म जब 1 से डिवाइड होंगी तो ये होंगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब हमने क्यों किया, अब बात समझो। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शंस देखें तो मुझे ए की पावर माइनस एन से डील करना है, मुझे ए की पावर माइनस एन से डील करना है। मुझे ए की पावर माइनस एन से जब डील करना है तो समझो बात को, ए की पावर माइनस एन क्या होगी, दो तरीके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात याद होगी कि या तो आप किसी मैट्रिक्स को पावर एन तक रेस करो और उसकी पावर -1 यानी उसका इन्वर्स ले लो, या फिर पहले आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लो और फिर उसको पावर एन तक रेस करो, एक ही बात होती है। तो मैंने अभी ए इन्वर्स निकाला। अब अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ ए की पावर -n, तो मैं काम करता हूँ, मैं ए की पावर -2 -3 -4 निकालता हूँ। -2 -3 -4 का मतलब क्या है, मैं इन्वर्स का स्क्वायर, ए इन्वर्स का क्यूब और ये करने जा रहा हूँ। तो ये निकालने के लिए मैं पहले करता हूँ ए इन्वर्स का स्क्वायर, है ना। ए इन्वर्स के स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं ए की पावर -2 निकाल रहा हूँ, तो इसी में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसी में अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 1 0 -1 1, और इसी के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह है 1 0 -1 1। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो मुझे क्या मिलेगा, यही हम समझने वाले हैं। सो पे अटेंशन एवरीवन, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और इजी सा है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ इसका प्रोडक्ट। तो देखो 1 0 1 -1, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो दैट्स 1। तो ये आ रहा है 1, है ना। आगे सुनिएगा 1 0 0 1, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये आ जा रहा है वापस 0। आगे सुनिए -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, तो ये हो जा रहा है -2। मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग सा दिखना शुरू हुआ, आपको भी दिख रहा है। -1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1, तो -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, सो दैट्स अगेन 1। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करें तो अगर आप जब ए क्यूब निकालोगे ना तो ये तो 1 0 1 ही रहेगा, मतलब ये जैसा 1 0 1 है, बस ये ए टू द पावर -1 में -1 था, ए टू द पावर -2 में -2 था, तो ए टू द पावर -3 में -3 होगा, ए टू द पावर -4 में -4 होगा। आप निकाल के देखिएगा। तो मैं फाइनली ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आप जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आप जब निकालेंगे ए टू द पावर -n, आप जब निकालेंगे ए टू द पावर -n तो वो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, 1 0 -n 1, वो क्या होगा भाई, वो होगा 1 0 -n और 1। बस एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी देख के डरना मत, ही क्वेश्चन लेंदी नहीं था, बस मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाया इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। अगर आपको बारीकियाँ पता होती तो आप इजीली वर्कआउट कर लेते। तो ये हो रहा है 1 0 -n और 1। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सर इसको या तो n स्क्वायर या n से अगर आप डिवाइड करो तो क्या आता है, बशर्ते लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो बाय द वे पहली चीज़ तो मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है, शायद अगर है तो 1 0 -n 1, क्या हमें 1 0 -n 1 दिख रहा है, आई थिंक चेक कर लेते हैं। 1 0 -n और 1, तो मुझे ए टू द पावर -n तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ए टू द पावर -n 1 0 -n और 1 दिख रहा है फॉर ऑल n विच आर नेचुरल नंबर। आई थिंक हाँ सही बात है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी ट्रू हो सकते हैं, मतलब अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है जो कि IIT मेंस में तो नहीं आते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन सी तो हमारा ट्रू है और ऑप्शन सी तक हम पहुंच गए। बट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी मैं आपको ट्राई करके बता देता हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। तो मैं को पहले n से डिवाइड करता हूँ, फिर n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ, फिर n स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ और n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ऑप्शन बी ट्राई करते हैं क्लास। ऑप्शन बी ट्राई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को n से डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ ए टू द पावर -n अपॉन n, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो 1 अपॉन n, ये हो जाएगा 0 अपॉन n यानी 0, ये हो जाएगा -n अपॉन n यानी 1, और ये हो जाएगा वापस 1 अपॉन n। और जैसे ही मैंने इस पर क्या अप्लाई किया क्लास, मैंने अप्लाई की लिमिट n अप्रोचेस व्हाट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0,
ये भी हो जा रहा है 0, ये हो जा रहा है -1 और ये हो जा रहा है 1/∞ 0। तो 0 0 0 -1 0 ऐसा दिख रहा है क्या? 0 0 -1 0, आई थिंक ऑप्शन बी भी दिख रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, वो पूछ रहा था विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो मुझे ऑप्शन बी और सी तो सही दिख रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन ए और चेक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए को और चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए को अगर चेक किया तो अभी हमने निकाला है n से डिवाइड करके, एक काम करते हैं n² से और डिवाइड करते हैं। तुम देखो इसी को n² से डिवाइड कर लेते हैं, n से और डिवाइड कर देते हैं फर्दर। तो अगर मैंने इसी को एक और बार n से डिवाइड किया तो 0/n 0, 0/n 0, -1/n -1/n और 0/n 0, और इस पर वापस में क्या अप्लाई करूँगा, इस पर वापस में अप्लाई करूँगा, ये एक अलग कहानी है ना। इसमें मैं अप्लाई करूँगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और आपको आई होप दिख रहा होगा कि ये तो 0 थे, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये चारों ही 0 हो जाएंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ 1 मतलब a इनवर्स अपॉन n², जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो चारों ही 0 हो जा रहे हैं। तो चारों ही 0 नहीं हो रहे हैं, एक -1 रह रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए कुछ और है जो हमारा नहीं आ रहा है। तो शैल आई से ऑप्शन ए ट्रू होगा, मतलब वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर क्योंकि वो इनकरेक्ट है। बी और सी सही हैं, तो नॉट ट्रू पूछने पर ए ऑप्शन हम मार्क करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको समझ आया। बड़ा ही ईजी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा एक क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बहुत ईजी से अप्लाई कर लेंगे। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में सब चीज़ें लग गई, मैट्रिसेस लग गए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो गया, लिमिट्स अप्लाई हो गई, और सीधा सीधा सा एक पैटर्न वाला लॉजिक जो अपना चलता रहता है ए की पावर एन में, ए इन्वर्स वाला लॉजिक लग गया, जहाँ में को फैक्टर माइनर और एडजॉइंट से डील करना पड़ता है और डिटर्मिनेंट से भी डील करना पड़ता है। तो 2/2 था तो इसलिए आसान था, इसलिए इजीली हम वर्कआउट कर पाए, वरना 3/3 में मेहनत और बढ़ जाती है ना। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं है, और इसी बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा इसमें करेक्शन है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सम, तो यहाँ पे आप इसे सम कर लीजिए। तो वो कह रहा है मैक्सिमम सम ऑफ दीज नंबर्स, तो इन नंबर्स का वो मैक्सिमम सम आपसे पूछ रहा है। आप ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। और जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये समझेंगे बहुत ध्यान से कि यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीरीज़ है ऑब्वियसली। अब इस सीरीज़ में पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम सम क्या होगा, कि सर ये क्या बात हो रही है, मैक्सिमम सम क्या होता है। पर आप ध्यान से देखो, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें चीज़ें डिक्रीज होती चली जा रही हैं, तो ऑब्वियसली सर एक टाइम के बाद नेगेटिव वैल्यूज़ आने लगेंगी। तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सम कहाँ तक मेरा पॉजिटिव है, मतलब वो 0 से तो बड़ी है ना टर्म्स, क्योंकि जब तक 0 या 0 से बड़ी होंगी टर्म्स तो वहाँ तक मुझे सम क्या मिलेगा, पॉजिटिव। उसके बाद टर्म्स नेगेटिव आने लगेगी तो सम डिक्रीज होने लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैक्सिमम सम वो 0 या 0 से बड़ी जो टर्म होगी वहाँ तक मिलेगा। अब ध्यान से देखो, मुझे सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है क्योंकि बहुत सॉर्टेड सा सीक्वेंस है। पहली टर्म जो दी गई है वो 20 है, और अगर आप 20 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, 19 एंड 1/3। क्योंकि देखो 1/3 और 2/3, फिर 1/3 2/3, आप देखो 18 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करो, या रादर 19 1/3 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 18 2/3 बचेगा। तो लॉजिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी ए, और इस सीक्वेंस का जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 2/3 है। आई वुड से मोर प्रेफरेबली -2/3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक टर्म निकाल रहा हूँ, मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a यानी 20 प्लस n-1, वो नंबर ऑफ टर्म ही मुझे पता करना है कि कौन सी है, इनटू d। व्हाट इज d? d इज -2/3। और सर ये जो nth टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव टर्म्स की तरफ ना जा पाऊँ, क्योंकि टर्म्स अगर नेगेटिव होने लगेंगी तो सम मैक्सिमम से रिड्यूस होने लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ वो टर्म जो आखिरी इसकी पॉजिटिव टर्म है, कम होते होते फिर 0 के आसपास कुछ और फिर 0 से नेगेटिव होने लगेगा, तो जो आखिरी पॉजिटिव टर्म है वहाँ तक जाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं काम करता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, मुझे दिखेगा 20 × 6, 20 × 360। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2n, और ये हो जाएगा +2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60, -2n +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, 60 और 2 उधर गए तो कितना हो जाएगा, 62, है ना। तो ये हो रहा है कितना, -2n ग्रेटर देन इक्वल टू -62।
मैं ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या रादर -2 से डिवाइड कर देता हूँ। -2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू, और 62 का हाफ कितना होता है 31, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि n जो है वो 31 से छोटा होना चाहिए, मतलब n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 31। मैं इसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर जैसे 31 के बियॉन्ड आप जाएंगे, मतलब जैसे आप 32nd टर्म निकालेंगे तो आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव होने लगेगा, आपकी जो टर्म है वो नेगेटिव होने लगेंगे। तो जो लास्ट टर्म होगी ना वो होगी 31th टर्म। आप, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। लास्ट टर्म जो होगी वो 31th टर्म होगी, जो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी। फिर उसके बाद आपकी नेगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं 31th टर्म्स का सम निकालूंगा। क्या आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला पता है? आई होप एन टर्म्स का सम क्या होता है क्लास, n/2, मतलब वो होता है 2a + n-1d, मतलब a + l होता है, तो मैं उसको लिख लूँगा 2a + n-1 × d, राइट। पर यहाँ पर हमें वैल्यूज ट्राई करनी है, तो वो सम कितना होगा स्टूडेंट्स, n/2, n कितना है 31 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज a? a इज़ योर फर्स्ट टर्म विच इज़ 20। अगर मैं यहाँ 20 यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो दैट्स 20 × 2 विच इज़ क्लियरली 40, प्लस मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है 31, तो 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया सो दैट्स 30। लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है -2/3। तो अगर कॉमन डिफरेंस -2/3 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा -2/3, है ना। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन को या इसी सम को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मैं एक काम करता हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड ही कर देता हूँ। तो बाहर तो 31 एज इट इज़ रहेगा, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 20, और जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा -30/3, क्योंकि -1 भी हो जाए। -30/3 को जब 3 से डिवाइड किया तो बचा -10, है ना। तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा -10। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर मैं इसे थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 20 - 10, 10 × 31 इज़ 310। तो जो हमारा सम मैक्सिमाइज्ड होके आएगा वो होगा 310, क्योंकि इसके आगे अगर मैंने टर्म ली होती तो फाइनली वो वापस नेगेटिव होने लगता और चीज़ें बिगड़ जाती। और उस बेसिस पे मैं कहूँगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए, आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत स्मूथली आपको समझ आ रही हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार अगेन आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने की कोशिश की, वीडियो पॉज किया और देखा, और अब हम साथ में समझेंगे। बोल रहा है एक इक्वेशन है ना, और इस इक्वेशन में बोल रहा है कि इसके रूट्स जो है रियल है। क्या आपको याद है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी जा रही है, स्टूडेंट्स याद करिए, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, मान लो ax² + bx + c, तो हमें याद है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स रियल तब होते हैं जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। याद है ना, दोनों रूट्स रियल हैं, बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्लास, डिस्क्रिमिनेंट होता है x का कोफिशिएंट b² - 4ac, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यही बात अब यहाँ अप्लाई करेंगे। तो b क्या होगा क्लास, b होगा ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका c, राइट। तो पहले b² करेंगे, b² कितना हो जाएगा 2 × bc + ad, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × bc + ad, 2 × bc + ad का हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हो गया b² और -4ac। और अगर ऐसा सोचो क्लास, मैं इसको सीधे सीधे ऐसा लिख देता हूँ, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि b² जो है वो 4ac से बड़ा या इक्वल होगा। तो मैं यही प्रॉपर्टी सीधे यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीधे नेगेटिव साइन लगाने के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई कर देता हूँ, और वो किससे बड़ा होगा 4ac से, तो 4 तो 4 रहने वाला है। a क्या होगा स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से सोचिए, a जो होगा वो होगा a² + b² और c होगा c² + d²। तो 4ac भी लिख देते हैं, a² b² और c² d²। तो ये हो जाएगा a² + b² और c कितना होगा क्लास, c² + d²। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली स्मूथली समझ आ रही हैं। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं फाइनली क्या लिखूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं फाइनली इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो पहले इसे एक्सपांड करते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो bc + ad का स्क्वायर बचेगा, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा b² c² + a² d² + 2abcd, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2abcd। आई होप ये आपको समझ आया ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि bc और ad है तो abcd पूरा लिख दिया। उस तरफ क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, उस तरफ जो होगा वो ये होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बीच में आएगा। ये 4 हम इस 4 से ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो पहले हो जाएगा a² c², आई होप आपको दिख रहा है। फिर हो जाएगा a² d²,
आई होप ये भी आपको दिख रहा है। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगा क्लास, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना। आई होप ये भी आपको इजीली समझ आ रहा है। क्या अब हम कुछ कुछ चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं? हाँ सर, कुछ कुछ चीज़ें तो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, जैसे क्या क्या, कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, आई थिंक हो रहा है। जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो कुछ ऐसा सा हमें मिल के बच के दिख रहा है। सर एक काम करते हैं, इस 2ABCD को उधर लेके जाते हैं, है ना। तो फाइनली क्या बच रहा है, मैं इसको उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस में क्या दिख रहा है मुझे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास। 2ABCD को उधर लेके गए तो हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस। अब वो है ABCD, मुझे AC और BD एक साथ लिखने का मन हो रहा है, तो मैं लिखता हूँ इसे 2AC और BD, है ना। और जब इसको उधर लेके गए तो ये था लेस देन, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक बहुत स्मूथली समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक चीज़ बड़ी सिंपल से मैनर में दिखाना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB दिख रहा है आपको, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा इसे AC, है ना, माइनस BD, आई थिंक सही जा रहा है, का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट्स एक बात सोचिए, किसी भी टर्म का स्क्वायर लेस देन 0 कैसे हो सकता है, वो तो स्क्वायर है ना, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो डेफिनेटली इक्वल टू 0 होगा। और जैसे ही AC माइनस BD, जैसे ही सर AC माइनस BD, ये जो है ये AC माइनस BD जो है अगर वो 0 के इक्वल हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC जो है वो BD के इक्वल है। आई होप आपको रिजल्ट समझ आया। और अगर AC BD के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो क्या मैं कोई रिजल्ट निकाल सकता हूँ? अगर AC BD के इक्वल है तो क्या रिजल्ट निकालेंगे? देखो A स्क्वायर BD और C के बारे में पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे? A स्क्वायर BD और C स्क्वायर के बारे में पूछा है ना, आपसे पूछा जा रहा है A स्क्वायर BD एंड C स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ? देखो कुछ तो हम कर सकते हैं। कुछ कैसा कर सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों ही इक्वल हैं, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, याद करिए, एक बड़ी स्टैंडर्ड सी जेनेरिक सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर अगर तीन टर्म्स X Y और Z, अगर ये तीन टर्म्स GP में है, अगर तीन टर्म्स GP में है, तो जो मिडिल टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर एक्सट्रीम दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होती है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद है। वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखो A स्क्वायर और C स्क्वायर का प्रोडक्ट, A स्क्वायर और C स्क्वायर का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। यानी फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, A स्क्वायर BD और C स्क्वायर ये तीनों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो फाइनली आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आप मार्क करेंगे ऑप्शन B। आई होप आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आए। मेरा टेक बड़ा सिंपल सा है कि ऐसा एक्सप्रेशन देख के घबराना मत, मतलब रादर किसी भी क्वेश्चन को देख के, लाइफ में किसी भी चीज़ को देख के डरना और घबराना मत। मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अगर डर और घबराहट महसूस हो तो होगी, उसे आप रोक नहीं सकते, बट चिंता मत करना। लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी और मैथ्स में भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं। आप लगे रहिए, आप बने रहिए। मतलब अगर आपको चीज़ें पता चलती चली जा रही हैं, अगर आपको कंसेप्ट्स पता हैं, अगेन अगेन आपको रूल्स पता हैं लाइफ के, तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्कआउट कर लोगे। हाँ, देख के लग सकता है कि सर बहुत ही ह्यूमंगस, मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही ह्यूज सी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ना होते होते सॉल्व हो जाती है। और यकीन करो एक बार आप शुरू कर दोगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी कि देखो सिंपल हो रहा है, और आप उससे भिड़ो तो आप भिड़ जाओ, आप लड़ जाओ, और जब आप उससे जूझना शुरू करोगे तो चीज़ें सुलझेंगी। मेरा यकीन करिए, है ना। मतलब ये लाइफ में भी ट्रू है, और ये मैथ्स में भी ट्रू है, और ये एग्जाम में भी ट्रू होगी। बट एग्जाम में आपका जूझना आप डिसाइड करना। एग्जाम में आप रैंडमली किसी भी क्वेश्चन से जूझना मत शुरू कर देना। मतलब आप हर क्वेश्चन को पर्सनली अपने ईगो पर मत लेना कि मैं तो इसे करके मानूंगा। एग्जाम एक स्ट्रैटेजिकली देने वाली चीज़ है, जहाँ पर आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे। आप 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, ईजी, मॉडरेट और टफ। जब समझो ना बात को क्लास, जब हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स हैं, तो टफ क्वेश्चन करके उतने मार्क्स लाने से अच्छा है उतने ही वक्त में मैं इजी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ और ज़्यादा मार्क्स ले आऊँ। मतलब वहाँ तुमको दिमाग से खेलना पड़ेगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट। और टफ क्वेश्चन आप करिए, बेशक करिए, पर वो तब करिए जब आपके इजी और मॉडरेट हो चुके हो। मतलब पता चल रहा है कि आपने टफ में इतना टाइम गवा दिया कि टफ तो आप 4-5 करके आए, पर बस टफ ही करके आए, आपने इजी और मॉडरेट अटेम्प्ट ही नहीं किया।
तो पॉइंट इज पहले ईजी और मॉडरेट कर लो सारे, क्योंकि वो तो सब कर रहे होंगे, फिर उसके बाद जितना टाइम बच रहा है उसमें टफ करो। कहानी बड़ी सॉर्टेड सी है, क्योंकि ईजी और मॉडरेट करके ही तो आपका कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ निकलेगा तब तो रैंक आएगी, तब तो आप टॉप करेंगे। तो पहले ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस ट्राई करिए, और यकीन करिए क्वेश्चन सारे ईजी होते हैं। बस बात होती है आपको बेसिक्स पता है या नहीं, बात होती है आपको चीज़ें पता है या नहीं, और जितनी डिटेल में चीज़ें पूछी जाएंगी वो क्वेश्चन उतना टफ हो जाएगा। और ये तो मेरे ख्याल से आसान सी बात है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक है, रूट्स रियल है, तो बस देख के लग सकता है कि सर इसको कैसे निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, पर देखो निकालना शुरू तो करो, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप लड़ना शुरू कर दो, लड़ाई आसान हो जाएगी और आप जीत भी जाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बात पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या दे रहा है वो ये कह रहा है आपसे, बड़ी आसान सी बात आपसे कह रहा है कि देखो 150 वर्कर्स हैं, उनको इंगेज किया एक काम को करने के लिए। तो फिजिक्स में कहानी अलग होती है, मैथ्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैथ्स में जो टोटल वर्क डन होता है ना, जो टोटल आपका वर्क डन होता है उसको आप मेजर करते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, फिजिक्स वाले फॉर्मूले नहीं, मैथ्स वाला स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला कि वर्क डन को मेजर करने के लिए आप एम्प्लॉय ऐसे देखते हो कि कितने लोग एम्प्लॉय हुए और उनको कितने दिन तक, कितनी ड्यूरेशन, कितने टाइम तक एम्प्लॉय करके रखा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ तो आप वर्क को मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली। यानी अगर लेट्स से मैंने 30 लोगों को एम्प्लॉय किया 20 दिन के लिए, तो 30 × 20 विल गिव यू द टोटल वर्क डन मैथमेटिकली, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 150 वर्कर्स एम्प्लॉय किए गए और कुछ दिनों तक एम्प्लॉय किए गए, और ये था कि काम हो जाएगा इतने दिन में। प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बदल गई। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड द सेकेंड डे। तो शुरुआत में सर अगर 150 लोग थे, फर्स्ट डे 150 लोग थे, तो अगले दिन 146 हो गए, है ना। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड द थर्ड डे, तो अगले दिन और 4 चले गए, यानी कितने हो गए 142, है ना। एंड सो ऑन। तो बस ऐसे 4 लोग कम होते चले गए। तो आपको रियलाइज़ हुआ ये क्वेश्चन अब एक सीक्वेंस इन सीरीज़ का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे कहानी चलती चली गई। मतलब अगर इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर देखें तो A 150 और कॉमन डिफरेंस देखें तो D जो है हमारा वो -4 है ना। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस वजह से 8 दिन और लग गए काम को करने में, है ना। एक बात समझते हैं क्लास, देखो वर्क डन यहाँ पे कैसे हो रहा होगा। देखो पहले दिन 150 लोग आए, पहले दिन 150 लोग आए और एक दिन तक काम किया, नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज। फिर अगले दिन कितने लोग आए, अगले दिन 146 लोग आए और उन्होंने भी एक दिन काम किया, नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज। फिर अगले दिन क्या हुआ सर, अगले दिन 142 लोग आए और फिर उन्होंने एक दिन काम किया। तो इसे करते करते उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया होगा, लेट्स से D डेज तक। तो आखिरी दिन भी कुछ लोग आए होंगे और वो आखिरी डे होगा Dth डे। तो ऐसे ही D डेज में कुछ हुआ होगा, मतलब ये D है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आखिरी दिन D डेज। तो ये D डेज में काम खत्म हुआ। और अगर मैं इस सम का सीक्वेंस का आपसे सम पूछूं, इस सीरीज़ का आपसे सम पूछूं, तो वो क्या है 150 + 146 + 142 और ऐसे चलता जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स D है ना। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म देखो सब 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो वही है 150 146 142। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय n/2। n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है D, तो D/2। 2A 2 × A कितना है क्लास 150 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है D, तो हो जाएगा D-1। समझ आ रहा है आपको, इनटू द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स -4, तो ये हो जाएगा -4। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत इजीली क्लियरली दिख रही हैं और आसानी से आपको समझ आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कहानी थी इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में ऐसा कुछ होता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सर काम तो डिसाइड हुआ था कि 150 वर्कर्स की हेल्प से काम हो जाएगा कुछ दिनों में। तो अभी क्या हुआ, अभी सर 8 दिन ज़्यादा लग गए। तो सर ये जो है ये D डेज हैं, इस सिनेरियो में D डेज में काम खत्म हुआ। तो इस सिनेरियो में नहीं करते, मतलब रोज़ 150 150 150 आते, तो इससे 8 दिन पहले ही काम हो जाता ना। तो एक नज़रिए से अगर ये काम है, एक नज़रिए से अगर ये काम है, तो किसी और एक पर्सपेक्टिव से जो वर्क डन होता वो क्या होता, 150 मैन और D -8 डेज तक आते, क्योंकि D डेज में उन लोगों ने उस सिनेरियो पे काम किया। तो 150 मैन D -8 डेज पे काम कर देते। क्या काम कर देते, वही काम जो अभी इस तरीके से हो रहा है। बाय द वे ये इस तरीके से हो रहा है, और ये तरीका क्या है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो, मतलब सिंप्लीफाई कर ही लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। या अभी इसको ऐसे ही रखते हैं ना, इसको ऐसे रखते हैं, क्या रखते हैं क्लास D/2 है ना। इसको क्या रखते हैं D/2 इंटू अंदर क्या दिख रहा है 150 प्लस आई थिंक n-1 इंटू -4, और ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जितना मेरा दिमाग कह रहा है। वो 150 × 2 था, बाकी सब तो सही है।
तो ये 150 इंटू 2 था, मैं इनका इसका इंटू 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं और इसे याद रखिएगा, है ना। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो पहले तो इस 2 को इधर ला रहा हूँ, तो कितना हो जा रहा है 300, और d से मल्टीप्लाई किया तो 300d, और ये हो जाएगा 300 इंटू 8, है ना। तो 8 इंटू 300 होता है 2400। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, है ना। आगे सुनिएगा, आगे फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है 150 इंटू 2d, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर ऑब्वियसली कितना 150, 2 से 2 कैंसिल तो 150d। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब चीज़ें कैसे होंगी, बहुत ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू, अच्छा बाय द वे वो n है और ये d है। बस मैंने एक छोटी सी चीज़ गलत कर दी है क्लास की, ये जो होता है ये होता है d-1, तो वो n नहीं होगा वो d होगा, है ना। मैंने उसको पता नहीं क्यों n लिख दिया, वो मेरा फॉर्मूले वाला दिमाग चल गया, तो ये n के बजाय ये होगा d। बस मैं उसी को लेके कंफ्यूज हो रहा था कि वो d कैसे आया। तो ये हो जा रहा है 150d, है ना। अब ध्यान से देखना, ये d/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो मुझे -2 तो दिखना है, -2 मुझे दिखना है। अब उसके साथ और क्या दिखना है स्टूडेंट्स, देखना ये d मल्टीप्लाई होगा d से, तो हो जाएगा -2d²। आई होप आपको भी दिख रहा है। एक और चीज़ आपको दिखेगी कि -2 तो दिखेगा, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, और +2 के साथ d मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2d। आई होप हमने कोई गड़बड़ नहीं की, बस क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि इसके आगे जब हम बढ़ें तो हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। तो एक तो था 150d, यार अगर 2 इधर ले आए थे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने बस एक छोटा सा एरर कर दिया स्टूडेंट्स, और मुझे वही लग रहा था कि मैंने गड़बड़ कहाँ की है। ध्यान से देखेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम 2 ऑलरेडी यहाँ ला चुके हैं तो अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से देखना 2 ऑलरेडी आ चुका है तो ये 300d, ये हो जा रहा है 8 इंटू 2। पूरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्लास, तो इसको हम ठीक ही कर लेते हैं। बस 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैं इस 2 को इधर लिख रहा हूँ, है ना। तो राइट 2 इंटू 150, तो दैट्स 300d। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सही था वैसे बाय द वे, बस मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था। फिर 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो हो रहा है 300, और 300 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2400। वो बिल्कुल सही लिखा था, हमने पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए और चीज़ें बस कॉम्प्लिकेट होती चली गई। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। अब d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस 300 है, 300d हो जाएगा ये, है ना। और इस तरफ बस ही d अंदर मल्टीप्लाई होना है, और जैसे ही d अंदर मल्टीप्लाई होना है तो मुझे ये दिख रहा है, पहले -4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो d और -4 साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब -4d मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही -4d d से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4d², और जैसे ही -4d + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4d। आई होप आपको चीज़ें अब सीधी सीधी दिख रही हैं और हमने कुछ अब कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया, है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो 300, 300d, और 2 इंटू 150 300, 300 इंटू 8 2400। चलिए, है ना, 2400 या 240, है ना, 300 था तो 2400 ही आएगा। चलिए, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आई थिंक अब ध्यान से देखो क्लास, मुझे बहुत कुछ सॉल्व होता दिख रहा है, इवन बहुत कुछ कैंसिल होता भी दिख रहा है, बट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये 300 से 300 कैंसिल होता दिख रहा है। दूसरी चीज़, मैं पूरी इक्वेशन में 4 कैंसिल कर सकता हूँ। देखो कैसे, पहले मैं 2400 को, ये दोनों को इधर लाता हूँ, -4d और 4d² को, तो देखो ये हो जाएगा 4d², ये हो जाएगा -4d, है ना, और ये -2400 तो था ही। अब आप एक काम करो सर, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो जैसे आप 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा d² -d, और 24 को 4 से डिवाइड किया तो कितना 600। आई थिंक हम सिग्नेचर सही ले रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही, सिग्नेचर भी सही है। अब 600 का फैक्टराइजेशन करना है ऐसा कि -d आ जाए, और -d मुझे दिखा रहा है कि एक कम एक ज़्यादा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आप लेंगे वो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, एक कम एक ज़्यादा। तो 600 आप याद करो, अगर आप 25 और 24 को मल्टीप्लाई करें, अगर आप 25 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है क्लास, 25 का 4 टाइम्स कितना होता है 100, यानी 0 कैरी 10। 25 का 2 टाइम्स कितना 50, 50 और 10 कितना 60, तो बहुत बढ़िया 600 बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप 25 और 24 ले लो, यानी आप इसको क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, आपके सामने लिखा है d² -d, है ना, -d चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, d² -25d + 24d -600 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली वो -600 ही है क्योंकि नेगेटिव ही आना है प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप समझो बात को, एक फैक्टर तो क्या बनेगा, d -25, आई होप आपको दिख रहा है ना। एक फैक्टर क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ से 24 कॉमन ले लोगे, जैसे यहाँ से 24 कॉमन ले लोगे तो वो बन जाएगा d + 24, है ना, वो बन जाएगा d + 24।
और आई होप आपको दिख रहा है यहाँ से कि मैं डी की वैल्यू -24 तो नहीं ले सकता ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दिस इज डिस्कार्डेड। तो डी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 25। हालांकि हमारे से आंसर क्या पूछे है देखते हैं। डी की वैल्यू 25 आ रही है, हमसे कौन से दिन पूछे वो देख लेते हैं क्लास। हमसे जब नंबर ऑफ डेज पूछे थे तो देन द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, यस वो डी की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी है 25। अगर पूछता वो एक्चुअली कितने दिन में हो चुका होता, अगर ये सिनेरियो नहीं होता तो हम बोलते कि सर 25 - 8, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लग गए, तो आंसर कितना होता ऑब्वियसली 18। क्या आपको दिख रहा है? I'm really sorry 17। तो उस केस में आंसर होता 17, लेकिन अभी तो फिलहाल आंसर है 25। आई होप ये पूरा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको समझ आया। चलिए, अगर ये क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया, अब हम इसे साथ में देखेंगे। वो क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा आसान सा और बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो। देखो, यहाँ पे log का बेस 2 है, यहाँ पे log का बेस 1/2 है। वो बेस 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है ना। वो बेस अगर 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको अच्छा लगा सकते हो आप। कैसे लगा सकते हो? देखो, अच्छा लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो कैसे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ 3x - 2 एट बेस 2, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ log ऑफ x, और ये जो 1/2 है, 1/2 को अगर मैं लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। आई होप हम लिख सकते हैं। और अगर 2 की पावर -1 है तो हमको पता है कि जो बेस की पावर होती है वो फ्रंट में जाती है रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ अगली स्टेप में, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ log ऑफ 3x - 2 बेस 2 इज इक्वल टू, आई थिंक इक्वल टू ही लगा है, बिल्कुल सही। अब ये -1 रेसिप्रोकल होके आएगा तो भी 1/-1 -1 ही होगा, और ये क्या बन जाएगा क्लास, log ऑफ x बेस 2। अब देखो, -1 को मैं उधर पावर में ले जा सकता हूँ, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके क्लास, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी हमारी, क्या, log m टू द पावर n। ये बना सकता हूँ ना मैं किसको, n log m को, तो n log m को m टू द पावर n बना देंगे, तो -1 को x की पावर ले लेंगे। तो ऐसा कुछ सोचूं मैं तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा कुछ सोचा तो log 3x - 2 इस तरफ है ना, इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारे पास है log ऑफ 3x - 2 एट बेस 2, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उस तरफ अब क्या मिल रहा है, उस तरफ मिल रहा है -1 उधर गया तो हो जाएगा x टू द पावर -1, है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ इस x की पावर -1 एट बेस 2। और अब चीज़ें सिंपल हैं क्लास, देखो अगर तुम्हें और डिफिकल्ट लग रहा है तो जल्दी से देख लो। वो x का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ, ध्यान से देखिए, 3x - 2 बेस 2, और उस तरफ क्या हो जा रहा है log ऑफ ये x टू द पावर -1 को क्या लिख लेंगे 1/x एट बेस 2। अब दोनों तरफ log बेस 2 है, अब आप कैंसिल कर सकते हो या एंटी लॉग ले सकते हो, है ना। और जैसे एंटी लॉग लेने का सोचा तो आई थिंक अब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि एंटी लॉग लिया तो log 2 हट जाएंगे, तो इस तरफ बचेगा क्या, इस तरफ बचेगा 3x - 2, और इस तरफ क्या बचेगा 1/x। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई किया तो x को इधर लाएंगे, 3x - 2 1/x है हमारे पास क्या है 3x - 2 और 1/x। आई थिंक यही है, बस क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। अब x को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 3x² -2x, और ये 1 आया तो -1, है ना। फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, लॉगरिथम पर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो फाइनली अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है और x की वैल्यू पूछ रहा है वो फाइनली, है ना। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट ध्यान से। अगर अब मैं सोचूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनका सम हो -2 और जिनका प्रोडक्ट हो -3। आई थिंक बहुत आसान सी टर्म्स है, मेरे ख्याल से क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए -3x और +x, है ना। तो ये हो जा रहा है 3x² और ये हो जा रहा है -1। और अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा x - 1, और यहाँ पे आप +1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x - 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक टर्म हो जा रही है 3x + 1, एक फैक्टर हो जा रहा है और एक फैक्टर हो जा रहा है x - 1। और अगर इस बेसिस पे मैं चीज़ें थोड़ी सी जनरलाइज करूं, अगर मैं इस बेसिस पे थोड़ा सा सोचूं तो x की वैल्यू आ रही है -1/3 और x की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू स्टूडेंट्स एक तो 1 आ रही है और एक -1/3 आ रही है। अब ध्यान से देखिए, एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, x की वैल्यू -1/3 यहाँ नहीं रख सकते ना, क्योंकि जब भी आप log लेते हैं तो log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, मतलब x जो है वो जो x है यानी 3x - 2 भी
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक मैं ये कहूँगा कि 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए और x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक दोनों का कॉमन ये होगा कि x जो है वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये तो हो नहीं सकता आंसर। और हाँ सर, x आप कह रहे हो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 के होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट लग भी रहा है तो इसको देख लो, 1 रख के देख लो। जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 - 1 1, मतलब 3 - 3 1 3, 3 - 2 1, और ये भी log 1 है, तो log 1 0, log 1 0, तो दोनों सेटिस्फाइड है। तो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? हमारा सोल्यूशन 1 आ रहा है ना। और मुझे 1 कहीं दिख नहीं रहा है ना, 1 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो बिल्कुल सही। तो इसका आंसर मैं कहूँगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 1। तो ऑप्शन डी मार्क होना चाहिए इस क्वेश्चन का। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज में थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए, क्योंकि आपका नन ऑफ दीज और उनका नन ऑफ दीज अलग हो सकता है ना। आपका नन ऑफ दीज मतलब हो सकता है उनका नन ऑफ दीज हो ही ना। तो हमने बिल्कुल ठीक किया, log 3x - 2 log x, पावर माइनस ले ली, बिल्कुल सही। log 3x - 2 पावर को उधर लेके गए, बेस सेम बनाया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, और एनीवे जो हमारी वैल्यू आई उसने सेटिस्फाई किया उस इक्वेशन को, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हमारा आंसर सही है ना। तो x की वैल्यू -1/3 आ रही है और 1 आ रही है। और जब मैंने x की वैल्यू 1 ट्राई की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 ट्राई करती 3 × 1 3, 3 - 2 1, तो ये हो जा रहा है log 1, और ये भी log 1 है, तो 0 0 इक्वल है, तो बिल्कुल सही। नन ऑफ दीज ही मार्क करेंगे, क्योंकि बाकी इक्वेशंस मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम इसे ट्राई कर सकते थे। ये ऑप्शंस भी ट्राई करते तो पहली बात तो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव रख नहीं सकते, -1/2, है ना। अगर आप 2 ट्राई करते, अगर आप ऑप्शन बी ट्राई करते, तो 3 × 2 कितना होता? 6, 6 - 2 4, तो कितना हो जाता? ये हो जाता log 4 base 2, है ना। और ये कितना होता? 2, तो हो जाता log 2 base 1/2। एंड आई थिंक ये इक्वल होने के चांस कम है, बिल्कुल कम है, ये नहीं है इक्वल, है ना, क्योंकि 2 स्क्वायर भी आता तो ये 2 होता और ये होता बिल्कुल सही, ये नहीं होता सेम, ये होता 2, ये होता 1/2, तो ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी में भी शायद चीज़ें ऐसी हो जाती क्योंकि नेगेटिव हो जाता। देखो 3 × 1/2 यानी 3/2, तो 3/2 - 2 नेगेटिव होता, तो ऑप्शन सी भी गलत ही है, तो बिल्कुल सही। आप अगर रिटन ट्रायल भी ट्राई करते हो तो ऑप्शन ए बी सी गलत ही है, तो नन ऑफ दीज ही सही होगा, यानी 1 ही आपका इकलौता करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई, पूरी चीज़ें क्लियर हुई और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। विद दैट आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमने एल्जेब्रा का पूरा रिवीजन किया। हमने आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी, क्वाड्रेटिक, सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पीएनसी, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज़, बाइनोमियल, ये सारे टॉपिक्स आज हमने रिवाइज करने की कोशिश की। अब अगली बार हम अगली यूनिट शुरू करेंगे, उनके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर एक दिन पूरा रिविजन करेंगे। ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक्स एक साथ खत्म करेंगे। और आई एम श्योर कि इन तैयारी के साथ आप IIT JEE मेंस में कुछ तो बेहतर और कुछ तो अच्छा ज़रूर कर पाएंगे। तो क्या आप जानते हैं दैट www.magnetbrains.com पर जाकर आप ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल पर भी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी एजुकेशन आपको 100% फ्री दी जाती है। मतलब दिस इज़ absolutely 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एंड येस ऑफ कोर्स सारे सेक्शन K-12, KSA-12, 6 to 12 हिंदी, NTSE, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE, और इसके नीचे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं तो IIT JEE से जुड़े सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज आपके सामने ओपन हो जाते हैं, सारे आपके फैकल्टी। जिस 40 डेज स्किल शॉर्ट प्रोग्राम को आप देख रहे हैं वो इस सेगमेंट के अंदर आता है। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरे सेक्शन, पूरे प्रॉपर चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर सारे चैप्टर्स, जितने भी लेक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जिस भी सेक्शन में आप जाएंगे और जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपके सेक्शंस, आपके लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। और इन्हीं लेक्चर्स को आप www.magnetbrains.com पर भी या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अंडर द स्पेसिफाइड प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, हमेशा याद रखिए दैट जैसा हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन, देयर आर नो चार्जेस, इट इज़ एब्सोल्युटली 100% फ्री। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल पे जो नोटिफिकेशन या अपडेट्स आते रहते हैं उन्हें आपको अवेयर रहना है उनसे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग ट्रबल में होंगे, बहुत सारे लोग घबराए होंगे और आपके बहुत सारे साथ में आसपास के लोग परेशान होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से उनकी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इन्हें उनके साथ भी शेयर करिए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।